थिंक लाइक ए मॉन्क, सन्यासी की तरह सोचें बुक का इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें ऑथर जय सेठी अपने जर्नी के बारे में बता रहे हैं। कैसे ये जब 18 साल के थे और ये लंदन के एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, तब इनके दोस्त ने इनके सामने एक विचित्र प्रस्ताव रखे और वो प्रस्ताव था कि किसी सन्यासी का भाषण सुनने जाना है, कि एक मॉन्क का सेमिनार में चलें। पहले तो ये सन्यासी के भाषण सुनने से मना कर दिए, क्योंकि ये बड़े बड़े सक्सेसफुल और फेमस पर्सनालिटीज़ के सेमिनार में जाते रहते थे। लेकिन किसी तरह इनके दोस्त के कहने पर ये वहाँ गए। फिर वहाँ जाकर ये उस सन्यासी के बात से काफ़ी प्रभावित हुए और उनके साथ समय बिताना चाहें। और उस सन्यासी का नाम था गौरंग दास। वहीं से इनकी सन्यासी जीवन शुरू हुआ और ये मॉन्क बन गए। इस बुक का मेन उद्देश्य है सन्यासी की तरह सोचना चाहिए, लेकिन हमें सन्यासियों की तरह क्यों सोचना चाहिए। तो इसके जवाब में ऑथर कहते हैं और एग्जाम्पल देते हैं कि आपको बास्केटबॉल कोर्ट पर धूम मचानी हो तो आप माइकल जॉर्डन के पास जाएंगे। आप इनोवेशन करना चाहते हैं तो इलोन मस्क के तौर तरीक़ों का अध्ययन करेंगे। और आप परफॉर्म कैसे करनी है और प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, यह सीखने के लिए आप बियॉन्से का अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप मन को शांत करने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए सीखना चाहते हो तो कहाँ जाएं? सन्यासी इसके विशेषज्ञ हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अब मॉन्क या सन्यासी कौन बनेगा। तो ऑथर बताते हैं कि मॉन्क बनने के लिए आपको अपने घर में मोमबत्तियाँ जलाने, नंगे पैर घूमने या किसी पर्वत शिखर पर वृक्ष आसन करते हुए अपने फ़ोटो पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत होती भी नहीं है। मॉन्क बनना तो एक मानसिकता है जिसे हर कोई अपना सकता है, और यही इस बुक में सिखाते हैं कि एक मॉन्क की तरह कैसे सोचें। ये अपने पर्सनल जर्नी शेयर करते हैं, जिसमें बताते हैं कि कैसे इस सेकेंडरी स्कूल शुरू करने के बाद गलत दिशाओं में मुड़ गए, गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगे थे, बुरी चीज़ों में शामिल हो जाना, जैसे नशीले पदार्थों का प्रयोग, लड़ाई झगड़ा करना, ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीना। इसकी वजह से इनको हाई स्कूल से 3 बार सस्पेंड भी किया गया। फिर किसी तरह से ये बदल जाने का वादा किए, अगर आप मुझे नहीं निकालेंगे तो मैं बदल जाऊंगा। इन्हें एक मौका और दिया गया और ये मौका का फ़ायदा उठाएं। कॉलेज में कड़ी मेहनत, त्याग और अनुशासन का महत्व समझ लिए। ये कहते हैं कि अगर मैं सन्यासी की तरह सोचना सीख सकता हूँ तो यह काम कोई भी कर सकता है। ऑथर मंकी माइंड और मॉन्क माइंड में अंतर बताते हैं। पहला, मंकी माइंड वो है जो पेन की शाखाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन मॉन्क माइंड जो है जड़ पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब हुआ कि ये प्रॉब्लम के लक्षण पर नहीं, प्रॉब्लम की जड़ पर फोकस करते हैं। दूसरा है, मंकी माइंड शिकायतें करता है, कंपैरिजन करता है, आलोचना करता है, लेकिन मॉन्क माइंड जो है करुणा, परवाह करने वाला और सहयोगी होता है। तीसरा, मंकी माइंड ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है और टाल मटोल करता है, लेकिन मॉन्क माइंड जो है विश्लेषण करता है और व्यक्त करता है। मंकी माइंड का छोटी छोटी चीज़ों से ध्यान भटक जाता है और ये शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के पीछे भागता है, लेकिन मॉन्क माइंड जो है अनुशासित और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन चाहता है। फिफ्थ है, मंकी माइंड मांग करने वाला और हक समझने वाला होता है, लेकिन मॉन्क माइंड जो है उत्साही, संकल्पवान और धैर्यवान होता है। नेक्स्ट है, मंकी माइंड नेगेटिविटी और डरों को बढ़ाता चढ़ाता है, लेकिन मॉन्क माइंड जो है नेगेटिविटी और डरों को तोड़ने पर काम करता है। मंकी माइंड मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करता है, लेकिन मॉन्क माइंड जो है एक काम पर ध्यान केंद्रित करता है। मंकी माइंड क्रोध, चिंता और डर से नियंत्रित हो जाता है, लेकिन मॉन्क माइंड जो है ऊर्जा को बुद्धिमानी से नियंत्रित करता है और लगाता है। हम में से अधिकांश लोगों की माइंड जो है मंकी माइंड की तरह ही काम करता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में। जब आप मॉन्क की तरह सोचेंगे तो समझ पाएंगे कि अपना पर्पस कैसे खोजें, निगेटिविटी से कैसे उभरें, ज़्यादा सोचने की आदत को कैसे रोकें, तुलना प्रेम को कैसे समाप्त कर देती है, अपने डर का इस्तेमाल कैसे करें, खुशी की तलाश करने पर आपको खुशी क्यों नहीं मिल सकती, हर मिलने वाले से कैसे सीखें। यही है इस बुक का मेन उद्देश्य। थिंक लाइक ए मॉन्क चैप्टर 1, पहचान। मैं वह नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, और मैं वह भी नहीं हूँ जो आप सोचते हैं कि मैं हूँ। मैं तो वह हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं हूँ। इससे एक मोमेंट के लिए
आपके दिमाग में उथल पुथल मच जाएगी, लेकिन इसे समझें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। और इस पूरे चैप्टर में इसी की बात होगी कि मैं कौन हूँ और हमारा अस्तित्व क्या है और हमारा मूल क्या है। हमारी पहचान इसमें लिपटी रहती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या ज़्यादा सटीकता से कहें तो हमारी पहचान उसमें लिपटी रहती है जो हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। न सिर्फ हमारी अपनी छवि इससे बंधी होती है कि हमारे हिसाब से दूसरे हमें कैसा मानते हैं, बल्कि अपने सुधार की हमारी ज़्यादातर कोशिशें का मकसद भी यही होता है कि हम दरअसल उस काल्पनिक आदर्श के अनुरूप जीने की कोशिश करें। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे हिसाब से हमारा रोल मॉडल व्यक्ति जो है अगर पैसे को सफलता का पर्याय मानता है, तो उसे प्रभावित करने के लिए हम भी पैसे के पीछे भागने लगते हैं। अगर हम कल्पना करते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड जो है हमारे चेहरे या लुक्स को चेक कर रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो हम प्रतिक्रिया में अपने चेहरे पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। हम हर बार सामने वाले क्या चाहते हैं उसी के हिसाब से हम एक्ट करने लगते हैं, या जो वो चाहता है उसके सामने उसी तरह से हम एक्टिंग करने लग जाते हैं उसे इम्प्रेस करने के लिए, और अपने मूल व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। आज का अधिकांश व्यक्ति जो है अपने मूल पहचान को भूलकर टीवी, परिवार, स्कूल, मीडिया, दोस्त, पिता, खबरें, ज़िंदगी, मैगजीन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सभी चीज़ों से घिरा हुआ है, और वो सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा मूल क्या है। इस ट्रैप से बचने का और एक मीनिंगफुल जीवन जीने का एकमात्र तरीका इस शोर को बाहर रखना और अंदर देखना है, और यही सन्यासी मस्तिष्क को बनाने की दिशा में पहला कदम है। बाहरी प्रभाव जो है हमारे सच्चे स्वयं को, हमारे अपने ओरिजिनलिटी को कैसे धुंधला करते हैं, इसे समझाने के लिए ऑथर को इनके गुरु एक स्टोर रूम में ले गए, जहाँ वर्षों से ऐसी किताबें और सामान से भरे बक्से रखे हैं जो उपयोग में नहीं आते हैं। बाकी का आश्रम हमेशा साफ सुथरा रहता है, लेकिन इस जगह पर धूल भरी है और घने जाले भी लगे हैं। इनसे बड़े सन्यासी जो होते हैं इन्हें एक दर्पण तक ले जाते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या दिखाई देता है। दर्पण पर धूल की मोटी परत जमी हुई है, इसलिए ये अपना प्रतिबिंब तक नहीं देख सकते थे। ये बात ये कह देते हैं, जिस पर सन्यासी सिर हिलाते हैं। फिर वे अपने चौके की बाँस से कांच को साफ कर देते हैं। धूल का बवंडर इनके चेहरे से टकराता है और इनकी आंखों में जलन होने लगती है और इनके गले में धूल भर जाती है। तो इनसे जो बड़े सन्यासी हैं इन्हें कहते हैं तुम्हारी पहचान एक ऐसा दर्पण है जो धूल से छिप गया है। जब तुम पहली बार दर्पण में देखते हो तो तुम कौन हो और तुम किसे महत्व देते हो, यह सच्चाई छिप जाती है। हो सकता है कि इसे साफ करना आनंददायक ना हो, लेकिन जब तक धूल नहीं हटेगी तब तक तुम कभी अपना सच्चा प्रतिबिंब नहीं देख सकते। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से हमारे खुद की ओरिजिनलिटी को इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया हर दिन हमारे मूल को धुंधला कर रहे हैं। मीडिया आपके मन से खेलता है। हमारा मन जो है जहाँ पर भी अटेंशन आता है वहीं हमारे मूलों को प्रभावित करता है। जो फिल्में हम देखते हैं, जो म्यूजिक हम सुनते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, वो टीवी शो जो हम बहुत ही सबकॉन्शियस देखते हैं, जिन लोगों को हम ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉलो करते हैं, आपकी न्यूज़ फीड में जो होता है वह आपके मस्तिष्क को पोषण देता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इन सभी प्रभावों का हम पर कितना असर होता है उसे मापना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं वह लगातार खुलकर या छुपकर इस तरह के सुझाव देता रहता है कि हमें किन चीज़ों की इच्छा करनी चाहिए और हमें कैसे जीना चाहिए, और हमें अपने बारे में कैसे विचार रखने चाहिए कि हम कौन हैं। तो इससे बचने के लिए ऑथर जो है हमें ऑब्जर्व करना और एग्जामिन करने का सलाह देते हैं, और यही सन्यासी की तरह सोचने की कुंजी है। जब हम व्यस्त होते हैं तो हम अपने विचारों का विश्लेषण नहीं कर सकते और अपने मस्तिष्क की पड़ताल नहीं कर सकते। तो ऑथर हमें 3 तरीके बताते हैं जिनसे हम इससे बच सकते हैं। पहला सुझाव है हर दिन बैठकर ये सोचें कि आपका दिन कैसा गुजरा और आप कौन सी भावनाएं महसूस कर रहे हैं। दूसरा सुझाव है आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं, ताकि आप एक अलग परिवेश में अपनी पड़ताल कर सकें। यह पार्क या लाइब्रेरी या कोई भी जगह हो सकती है जहां आप इससे पहले कभी नहीं गए हैं। तीसरा सुझाव है किसी ऐसी चीज़ में शामिल हो जो आपके लिए मीनिंगफुल है, कोई हॉबी, परोपकारी संस्था या राजनीतिक मुहिम। तो अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। अपने लाइफ का ऑडिट करें। अपने जीवन का ऑडिट करने के लिए ये 3 चीज़
पर टेस्ट करने की ज़रूरत है। पहला समय, दूसरा मीडिया, तीसरा पैसा। पहला समय, सबसे पहले तो आइए इस बात का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जब आप सोते नहीं हैं या काम नहीं करते हैं तो आप अपने समय का क्या करते हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि हमारे जीवन के अंत तक औसतन हम में से हर व्यक्ति बिस्तर पर 33 साल बिताएगा, जिनमें से 7 साल हम सोने की कोशिश करेंगे, 1 साल और 4 महीने एक्सरसाइज करने में लगाएंगे और 3 साल से ज़्यादा समय वेकेशन में लगाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप तैयार होने में 136 दिन बिताएंगी। अगर आप पुरुष हैं तो यह संख्या घटकर 46 दिन हो जाती है। जाहिर है यह सिर्फ एक कैलकुलेशन है। आप अपने समय का ऑडिट करने के लिए इस तरीका को आजमा सकते हैं। 1 सप्ताह तक यह निगरानी करें कि आप इन चीज़ों में कितना समय खर्च करते हैं। पहला परिवार, दूसरा फ्रेंड्स, तीसरा स्वास्थ्य और फोर्थ स्वयं। आप इनमें से जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं ये वही होने चाहिए जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मूल्यवान या महत्वपूर्ण मानते हैं। आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं उसी चीज़ में आपको अपना सबसे ज़्यादा समय बिताना चाहिए। दूसरा है मीडिया। जब आप अपने समय का ऑडिट किए तो बिना किसी शक के एक बात तो तय है कि मीडिया को पढ़ने या देखने में आपका काफ़ी समय लगा था। रिसर्चर्स का अनुमान है कि हम में से हर व्यक्ति औसतन जीवन के 11 साल से ज़्यादा समय टीवी और सोशल मीडिया देखने में बिताते हैं। मीडिया के कई रूप हैं, लेकिन क्या हम में से ज़्यादातर लोग फिल्मों, टीवी या मैगजीन या सोशल मीडिया में ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। मीडिया को ऑडिट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाकर स्क्रीन टाइम रिपोर्ट दिया गया रहता है, उस पर आप नज़र डाल सकते हैं और इसे आप चेक कर सकते हैं। इससे आपको दिख जाएगा कि आप सोशल मीडिया, गेम्स, मेल और ब्राउजिंग में कितना समय खर्च कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये सब में ज़्यादा समय खर्च कर रहे हैं तो आप अपने लिए एक लिमिट भी तय कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए किसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है मनी। समय की तरह ही आप यह भी देख सकते हैं कि आप अपना पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आप इसे अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप खर्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैंने पोस्ट देखे जिनमें खर्च और हमारी प्राथमिकताओं की तुलना की गई थी। इसके बाद मैं यह सोचने लगा कि हम अपने समय और पैसे को किस तरह खर्च करते हैं, वह किस तरह हमारे मूल्यों को उजागर करता है। 60 मिनट का टीवी शो एक झटके में चला गया। माता पिता के साथ 60 मिनट का लंच, यह कभी ख़त्म नहीं होगा। हर दिन कॉफ़ी की आदत, $4 प्रतिदिन, लगभग $1500 प्रति वर्ष, इसकी ज़रूरत है। ताज़े स्वस्थ भोजन के लिए विकल्प, अतिरिक्त $1.5 प्रतिदिन, लगभग $550 प्रति वर्ष, इस लायक नहीं। 15 मिनट सोशल मीडिया पर समय बिताना, ये मेरे मनोरंजन का समय है, लेकिन 15 मिनट का मेडिटेशन या वर्कआउट कोई समय नहीं है। आज के समय में अधिकांश लोग जो हैं ऐसा ही कर रहे हैं। हर दिन हमारे सामने ऑप्शन होते हैं, हर दिन हमें चूज करना होते हैं और हम उनमें मूल्यों का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। जब भी हम कोई चयन करते हैं, चाहे ये शादी करने जितना बड़ा निर्णय हो या किसी फ्रेंड्स के साथ बहस करने जितना छोटा निर्णय, तो हम अपने मूल्यों से संचालित होते हैं, चाहे वे उच्च हो या निम्न। नेक्स्ट है दूसरों के शोर को अनसुना ना करें बल्कि नज़रअंदाज करें। एक बार जब आप दूसरों की ओपिनियन, अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों के शोर को बाहर रखना सीख लेते हैं तो आप संसार को अलग आंखों से देखेंगे। आप जिन लोगों के आसपास रहते हैं उनसे आपको अपने जीवन मूल्यों से चिपके रहने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। आप मिलकर विकास करते हैं। अगर आप फास्ट रनिंग करना चाहते हैं तो आप उन लोगों के साथ नहीं रहते हैं जो स्लो दौड़ते हैं। अगर आप ज़्यादा आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो दूसरे आध्यात्मिक लोगों के साथ अपने अभ्यास का विस्तार करें। आप जिनके साथ रहते हैं उसे ऑडिट करने के लिए आप इसे आजमा सकते हैं। उन लोगों की सूची बनाएं जिनके साथ आप एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। साथ ही उन मूल्यों को भी लिखें जो आप में और प्रत्येक व्यक्ति में समान है। क्या आप उन लोगों को सबसे ज़्यादा समय दे रहे हैं जो आपके मूल्यों के सबसे करीबी सामंजस्य में है? अगर आप अपने मूल्यों पर प्रश्न किए बिना ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप आसानी से इस बात से प्रभावित हो जाएंगे कि दूसरों के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। जब आप खुद को जगह और स्थिरता देते हैं तो आप धूल साफ करके खुद को देख सकते हैं। दूसरों की आंखों से नहीं बल्कि भीतर से अपने मूल्यों को पहचानने और उन्हें अपना मार्गदर्शन बनाने से आपको बाहरी प्रभावों को फिल्टर करने या साफ करने में मदद मिलेगी। तो ये था चैप्टर 1 का समरी। इस चैप्टर में हमने ये जाने कि बाहरी प्रभाव हमारे सच्चे स्वयं को कैसे धुंधला करते हैं और हमारे मूल्य कहाँ से आते हैं। मीडिया आपके मन से कैसे खेलता है,
और आप अपने जीवन का ऑडिट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको 3 चीज़ों की टेस्ट करने की ज़रूरत है। पहला समय, दूसरा मीडिया और तीसरा पैसा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दूसरों के शोर को अनसुना ना करें बल्कि नज़रअंदाज करें। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि कैसे दूसरे लोग हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें प्रभावित करते हैं और अपने खुद के पहचान को छोड़कर दूसरे लोग क्या चाहते हैं इस तरह से हम एक्टिंग करने लगते हैं और धीरे धीरे वो एक्टिंग जो है हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है। थिंक लाइक ए मॉन्क चैप्टर 2 नेगेटिविटी, नकारात्मकता। एक बुरा राजा था जो एक अच्छे राजा से मिलने गया। जब वे रात में भोजन करने बैठे तो बुरे राजा ने अपनी प्लेट अच्छे राजा की प्लेट से बदल ली। जब अच्छे राजा ने कारण पूछा तो बुरे राजा ने जवाब दिया, हो सकता है आपने इस भोजन में जहर मिला दिया हो। यह सुनकर अच्छा राजा हंसा। यह देखकर बुरा राजा और भी ज़्यादा घबरा गया और उसने एक बार फिर प्लेटें बदल ली। वह सोचने लगा कि शायद उसे दोहरा धोखा दिया जा रहा है। अच्छे राजा ने बस अपना सिर हिलाया और अपने सामने की प्लेट से खाना शुरू कर दिया। बुरे राजा ने उस रात एक कोर भी नहीं खाया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बुरा राजा भूखा रह जाता है, जो पहले ही शक करता है और नकारात्मक अनुमान लगा लेता है कि क्या हो सकता है। और इस पूरे चैप्टर में नेगेटिविटी की ही बात होगी कि ये क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। यह है 7 टाइप्स ऑफ नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोगों के प्रकार। पहला, शिकायत करने वाले, जो कहते हैं यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है, जो समाधान की तलाश किए बिना लगातार शिकायत करते रहते हैं कि जीवन एक समस्या है जिसे सुलझाना असंभव नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। दूसरा, खारिज करने वाले, जो प्रशंसा को घुमा देते हैं। उसे आप कहोगे कि आप आज अच्छा दिख रहे हो तो इसे वो इस तरह से घुमाकर कर देंगे, आपका मतलब है कल मैं बुरा दिख रहा था। आप इसको कुछ भी बोलेंगे तो वो किसी तरह से इसे खारिज कर देगा। तीसरा, पराजित या हारा हुआ, जो सोचते हैं कि ये दुनिया उनके खिलाफ है, वो अपनी प्रॉब्लम का दोष दूसरों पर देते हैं। फोर्थ, क्रिटिक्स, आलोचना करने वाला, अगर कोई इनकी ओपिनियन से सहमत नहीं है तो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, इनको लगता है कि मैं ही सही हूँ। फिफ्थ, मांग करने वाला, इनको अपनी लिमिट का एहसास होता है लेकिन फिर भी ये दूसरों पर दबाव डालते हैं, जो कहते हैं मुझे अपना ज़्यादा समय दो। ये खुद ही व्यस्त रहते हैं लेकिन जब आप इससे मिलोगे तो ये इस तरह की बात कहते हैं, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई समय ही नहीं रहता है। 6, प्रतिस्पर्धी, जो अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। ये लोग दूसरों को नियंत्रित करते हैं और चालाकी करते हैं ताकि वे खुद को या अपने चुने हुए ऑप्शन को बेहतर दिखा सकें। वे इतने ज़्यादा दर्द में होते हैं कि वे दूसरों को भी नीचे खींचना चाहते हैं। इन लोगों के आसपास रहते वक्त प्रायः हमें अपनी सफलताओं को कम करके दिखाना पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि वे उनकी कद्र नहीं कर सकते। और 7वां है कंट्रोलर, जो निगरानी करते हैं और निर्देश देने की कोशिश करते हैं कि उनके मित्र या पार्टनर कैसे समय गुजारे, किसके साथ उठे बैठे और कौन से विकल्प चुने। ये लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यही है 7 टाइप के नेगेटिव लोग जो आपके आसपास हर जगह मिल जाएंगे। ये 7 टाइप्स के नेगेटिव लोगों के बारे में जानने के बाद आपके जान पहचान के व्यक्ति के बारे में आपको लग रहा होगा कि ये इस कैटेगरी में आते हैं और उस टाइप में आते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किसी को भी नेगेटिव होने का पहचान नहीं देना है, उस पर नेगेटिव का लेबल नहीं लगाना है। हम सभी में किसी न किसी प्रकार से या रूप में नेगेटिविटी भरा हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई शिकायत करता है और कोई कंपेयर करता है। कोई भी नेगेटिविटी से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर लोग भी बीमार पड़ते हैं। कोई भी रोग से पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए किसी दूसरे रोग वाले रोगी की आलोचना मत करो। किसी के आदर्श होने की अपेक्षा मत करो। यह मत सोचो कि तुम खुद आदर्श हो। नेगेटिविटी के बारे में आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए, पहला कि नेगेटिविटी हर जगह है। जब आप जागते हैं आपके बिखरे हुए बाल काफ़ी बुरे दिखते हैं। ऑफिस जाते समय किसी ड्राइवर की वजह से ट्रैफिक की हरी बत्ती लाल हो जाती है क्योंकि वह मोबाइल पर मैसेज करने में जुटा है। रेडियो पर खबरें कल से भी ज़्यादा बुरी है। इसी तरह से नेगेटिविटी हर दिन हम पर हमला करती है। कोई हैरानी नहीं है कि हम नेगेटिविटी देखते हैं, सुनते और बांटते हैं क्योंकि यह लाजमी है। दिन में हमें जो छोटी छोटी खुशियाँ मिली उनके बजाय अपने कष्ट और दुख ज़्यादा बताते हैं। हम अपनी तुलना पड़ोसियों से करते हैं। मित्रों के पीठ पीछे उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो हम उनके सामने कभी नहीं कहते।
सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचना करते हैं, बहस करते हैं, धोखा देते हैं। देखिए, कोई भी नेगेटिव होने का इरादा नहीं रखता है या इसका प्लान नहीं बनाता है। मेरे ख्याल से कोई भी उठते ही यह नहीं सोचता होगा, आज मैं दूसरों लोगों को कैसे नीचा दिखा सकता हूँ। और इसमें समझने वाली बात यह है कि नकारात्मकता हर जगह होती है, और दूसरा है कि नकारात्मकता संक्रामक होती है। हमारे आसपास जितनी ज़्यादा नकारात्मकता रहती है, हम भी उतने ही ज़्यादा नकारात्मक बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि शिकायत करने से हमें अपने गुस्से को ठंडा करने में मदद मिलेगी, और उधर हमें रिवर्स बाहरी नेगेटिविटी का इस्तेमाल करके नकारात्मक लोगों से निपटने की कुछ तरीका बताते हैं। पहला, निष्पक्ष अवलोकनकर्ता बने। नकारात्मकता किसी की पहचान नहीं बल्कि एक लक्षण है। किसी व्यक्ति की सच्ची प्रकृति बादलों से ढक सकती है, लेकिन जिस तरह सूरज बादलों के पीछे हमेशा मौजूद रहता है, उसी तरह उस व्यक्ति की सच्ची प्रकृति भी मौजूद होती है, सिर्फ दिखाई नहीं देती। नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले लोगों से पेश आते समय हमें इस बात को याद रखना चाहिए। जिस तरह हम यह नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे सबसे बुरे पलों के आधार पर हमारा मूल्यांकन करें, उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ ऐसा ना करने के बारे में सावधान रहना चाहिए। जब कोई आपको आहत करता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे खुद आहत है। उनकी चोट बस छलक रही है, उन्हें सहायता की ज़रूरत है। और जैसा दलाई लामा कहते हैं, अगर आप कर सकें तो दूसरों की मदद करें, अगर आप यह नहीं कर सकते तो कम से कम उनका नुकसान ना करें। दूसरा तरीका है धीरे धीरे पीछे हटें। स्थिति को समझने के बाद हम नकारात्मक ऊर्जा से निपटने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। सबसे सरल प्रतिक्रिया यह है कि हम धीरे धीरे पीछे हट जाएं। द हार्ट ऑफ बुद्धा टीचिंग में बौद्ध सन्यासी तिक न्यांत हन लिखते हैं, छोड़ने से हमें स्वतंत्रता मिलती है, और स्वतंत्रता खुशी की एकमात्र शर्त है। यदि अपने दिल में हम किसी चीज़ से अभी भी चिपके हुए हैं, क्रोध, चिंता या वस्तुएं, तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। इन्हें माइंडफुलनेस का जनक कहा जाता है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ 25/75, 25/75 का सिद्धांत। आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक व्यक्ति हैं, उनसे 3 गुना ज़्यादा प्रेरक लोग रखें, यानी 1/3 अनुपात। मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को रखने की कोशिश करता हूँ जो किसी न किसी मायने में मुझसे बेहतर हो, ज़्यादा खुश, ज़्यादा आध्यात्मिक आदि। खेल की तरह जीवन में भी बेहतर खिलाड़ियों के आसपास रहने से आप विकास करने के लिए प्रेरित होते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप अपने हर फ्रेंड्स पर नकारात्मक या प्रेरक का ठप्पा लगा दें। मैं तो बस यह कहना चाहता हूँ कि आपका कम से कम 75% समय ऐसे लोगों के साथ बीतना चाहिए जो आपको नीचे गिराने के बजाय ज़्यादा प्रेरित करते हो। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ केवल समय न बिताएं, बल्कि उनके साथ विकास करें। किसी क्लास में जाएं, पुस्तक पढ़ें, वर्कशॉप में जाएं। फोर्थ है समय आवंटित करें। यदि आप नकारात्मकता को हटा नहीं सकते तो इसे कम करने का एक और तरीका यह है कि आप इसे नियंत्रित करें। यह तय कर लें कि आप किसी व्यक्ति की ऊर्जा के आधार पर उसे कितना समय देते हैं। हमारे सामने कुछ चैलेंजेस तो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हम उन्हें खुद को चैलेंज करने की अनुमति देते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप महीने में केवल 1 घंटे के लिए झेल सकते हैं, कुछ को 1 दिन के लिए, कुछ को 1 सप्ताह के लिए। शायद आप 1 मिनट वाले व्यक्ति को भी जानते होंगे। विचार करें कि उनके साथ कितना समय बिताना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और फिर उस समय सीमा को पार न करें। और 5वां है कि तारनहार ना बने। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी को सिर्फ आपके ध्यान की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा ऊर्जा खर्च किए बिना सुन सकते हैं। यदि हम प्रॉब्लम को सुलझाने वाला बनने की कोशिश करते हैं, तब अगर लोग हमारी सलाह नहीं मानते हैं तो हमें दिक्कत होती है। किसी दूसरे के मुंह के दांत मत गिनो। इसका मतलब है कि किसी समस्या को सुलझाने की तब तक कोशिश न करें जब तक कि आप में आवश्यक योग्यताएं न हो। अगर आपके पास किसी फ्रेंड की मदद करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और अनुभव ना हो, तो आप उन लोगों या विचारों से उनका परिचय करा सकते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। थिंक लाइक ए माउस। चैप्टर 3, डर, फियर। इस चैप्टर का शुरुआत महात्मा बुद्ध का एक कोट से होता है, जो है, डर मृत्यु को नहीं रोकता है, यह जीवन को रोकता है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि डर क्या है।
हमारे पास इस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन डर और चिंता हमें अपनी योग्यताओं से अलग कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े होते समय हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यह सिखाया गया है कि डर निगेटिव होता है। हमारे माता पिता कहते हैं डरो मत, हमारे दोस्त चिढ़ाते थे डरपोक कहीं का। डर एक ऐसी शर्मनाक और अपमानजनक प्रतिक्रिया थी जिसे नज़रअंदाज करना या छिपाना सही माना जाता है। लेकिन डर का एक दूसरा पहलू भी होता है जो हम में से हमारे बेस्ट को निकालकर हमारे सामने लाता है। हम फियर और स्ट्रेस के बिना पूरी तरह कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवेशों को इतना सही नहीं कर सकते हैं और कर भी नहीं पाएंगे कि संघर्ष और उतार चढ़ाव पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। डर हमारी असली समस्या नहीं है। हमारी असली समस्या तो यह है कि हम गलत चीज़ों से डरते हैं। हमें दरअसल इस बात से डरना चाहिए कि हम अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। डर एक योग आंतरिक प्रहरी है जो आपको खतरों की चेतावनी देने और जोखिम भरी स्थितियों में आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहता है। इन 3 तरीकों से आप डर को कम कर सकते हैं। पहला, डर के साथ काम करें। डर के साथ काम करना सीखने की तरीका केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बारे में नहीं है जिनसे हर चीज़ सही हो जाएगी। यह तो डर के बारे में आपके नज़रिया बदलने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि डर आपको कोई मूल्यवान चीज़ दे सकता है। डर के साथ काम करने का मतलब है कि जब भी डर आता है तो यह डर को पहचानने की जिम्मेदारी लेने के बारे में है और हर बार हमें इससे दूर भागने की अपनी इस आदत को छोड़ने के बारे में है। दूसरा है, अपने डर को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। अपने डर की खाई को भरने के लिए हमें इसकी उपस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि जब हम अपने डर को एक्सेप्ट करते थे और मान्यता देते थे तो इससे हमें अपनी मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को शांत करने में मदद मिलती थी। अपने डर की ओर आगे बढ़ो, इससे परिचय बढ़ाओ। इस तरह हम डर के सामने पूरी तरह पहुंचते हैं। अगर आप अपने डर को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यही करना होगा, अपने डर को स्वीकार करना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि डर को स्वीकार कैसे करें, तो डर को स्वीकार करने के लिए अपने डर को रेटिंग दें। इसके लिए एक लाइन खींचें जिसमें एक तरफ 0 हो, एक तरफ 10 हो। इस लाइन को खींचने के बाद वह सबसे बुरी चीज़ क्या है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, इसे इस लाइन पर 10 की रेटिंग दें। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में अपने वर्तमान डर को रेटिंग दें। बस इतना सा करने से ही आपको सही दृष्टिकोण मिल सकता है। आप कोई भी डर को पहचान सकते हैं कि ये कितना बड़ा है और इसकी रियलिटी क्या है, या ये डर है भी या सिर्फ हम सोच रहे हैं। जब भी आप अपने मन में डर को आते हुए महसूस करें तो इसे रेटिंग दें। तीसरा तरीका है, डर के पैटर्न खोजें। अपने डर को एक्सेप्ट करने के साथ साथ हमें इसके इंटीमेसी स्थापित करनी होगी। इसका मतलब है कि हमें ऐसी स्थितियों को पहचानना होगा जहां यह नियमित रूप से नज़र आता है। अपने डर से एक शक्तिशाली प्रश्न पूछें, क्या मैं इसलिए डर रहा हूं कि दूसरे मुझे किस तरह देखेंगे, वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो डर है वो किस कारण से है। डर हम नहीं हैं। जब हम कहते हैं मैं नाराज़ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, तो हम अपने इमोशंस को अपने साथ कर लेते हैं। जब हम डर के आमने सामने बात करते हैं तो हम इसके अस्तित्व को स्वयं से अलग कर देते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि डर हम नहीं हैं, हम तो बस इसका अनुभव कर रहे हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, जैसे वह गुस्सा करता है, तो आप इसे महसूस करते हैं, लेकिन आप यह नहीं सोचते हैं कि वह नेगेटिव ऊर्जा आप हैं। यही हमारे इमोशन के साथ भी होता है। वह ऐसी चीज़ है जिसे हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन वह हम नहीं हैं। इसलिए मैं नाराज़ हूँ जैसे बात बोलना छोड़ना बेहतर होगा। इसे बदलकर ये कहें, मैं नाराज़ महसूस करता हूँ, मैं दुख महसूस करता हूँ, मैं डर महसूस करता हूँ। ये एक बहुत ही छोटा बदलाव है, लेकिन गहरा है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब हम किसी मीटिंग में जाने वाले होते हैं
या अनजान लोगों से भरा रूम में जाने वाले होते हैं तो हमें बहुत डर लगने लगता है। ये एक शॉर्ट टर्म डर है। तो इस डर से बचने के लिए और खुद को शांत स्ट्रेस फ्री करने के लिए इस छोटे से प्रयोग को कर सकते हैं। इसके 3 स्टेप हैं और ये बहुत ही आसान है। इसे आप अभी भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, 4 की गिनती तक धीरे धीरे सांस लें। 1 2 3 4। स्टेप नंबर 2, 4 की गिनती तक सांस रोकें। 1 2 3 4। स्टेप नंबर 3, 4 या ज़्यादा की गिनती तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। 1 2 3 4। बस इतना ही आसान है और इसे तब तक दोहराएं जब तक आपके हृदय की गति धीमी महसूस ना हो। इससे आप केवल शॉर्ट टर्म डर से छुटकारा पा सकते हैं। तो यही था चैप्टर 3 का समरी, जिसमें हम बात किए हैं डर के बारे में। आप इसका समरी या इसके जैसे और भी बुक की समरी चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।